ये है हमारा क्लास 10th के केमिस्ट्री का चैप्टर 1 का सेकंड वीडियो। इससे पहले वीडियो में हम देखे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन कितने टाइप का होता है। तो इसमें हम केमिकल रिएक्शन की टाइप्स देखेंगे। पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसके बाद है एक्सोथर्मिक, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये कुछ मेजर टाइप्स होती हैं केमिकल रिएक्शन की। अब एक एक करके आगे हम देखेंगे ये कौन कौन से रिएक्शंस होती हैं, इनको भी एक एक करके हम देखेंगे रिएक्शंस को। तो इसमें फर्स्ट में है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें दो सब्सटेंसेस या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाती हैं। यानी कि इसमें जो रिएक्टेंट होते हैं वो दो या दो से ज़्यादा होते हैं और इसमें बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो सिंगल होता है। एज एग्जाम्पल, अगर ए एक सब्सटेंस है और बी एक दूसरा सब्सटेंस है, दोनों मिलकर अगर ए बी एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो इसे हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल के लिए यहाँ देखिए, ये सोडियम जो है क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करता है और यहाँ से बनता है सोडियम क्लोराइड, तो इसे हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब यहाँ हम देख रहे हैं कि दो रिएक्टेंट जो है एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, तो इसे हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट ऑपोजिट होता है। यानी कि इसमें क्या है कि सिंगल रिएक्टेंट रहेगा और ये डिकम्पोज होकर दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगा। यानी कि इसमें अगर ये हम फॉर्मेट देखें, ए बी जो है ये ब्रेक होकर ए और बी बनाए, मतलब कि इसमें एक रिएक्टेंट होगा, सिंगल रिएक्टेंट होगा और ये रिएक्शन के बाद से दो या दो से ज़्यादा भी प्रोडक्ट बना सकता है। इसे हम कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है ये मेनली 3 टाइप की होती है। पहला क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब डिकम्पोजिशन हीट के हेल्प से कराया जाएगा, यानी कि हीट के प्रेजेंस में जब सब्सटेंसेस ब्रेक होंगी तो उसे हम कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। यानी कि जब डिकम्पोजिशन के लिए जो रिएक्टेंट है इसके ब्रेक होने के लिए हीट का यूज़ किया जाएगा, यानी हीट के प्रेजेंस में ये सब चीज़ें होंगी, तो यहाँ पे इसे हम कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। तो यहाँ देख सकते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये इसे जब हीट किया जाता है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक होता है। इसे कहा जाता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब कि सबसे पहले डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, जब एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक होकर दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाए तो इसे हम कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है 3 टाइप का। एक है जिसमें कि थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसमें कि रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए हीट एज ए एनर्जी यूज होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइसिस। ये क्या होता है, ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी को यूज किया जाता है डिकम्पोज करने के लिए। तो यहाँ पे अगर हम वाटर के साथ में वाटर में अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये अपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक होता है, इसे इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है। मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट को बनाने के लिए, यानी कि रिएक्टेंट को इसमें ब्रेक करने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करना पड़ेगा, तो इसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। नेक्स्ट है फोटोलाइसिस। अब ये फोटो टर्म जहाँ आता है, फोटो टर्म, तो ये लाइट से रिलेटेड होता है। यानी कि इसे नाम से पता चल रहा है कि इसमें डिकम्पोजिशन के लिए लाइट एनर्जी का यूज होगा। यहाँ पे डिकम्पोजिशन के लिए लाइट एनर्जी का यूज होगा तो उसे हम फोटोलाइसिस कहेंगे। और ये फोटोलाइसिस इसका एक एग्जाम्पल है ये सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड जब सनलाइट में एक्सपोज होता है तो ये ब्रेक होता है सिल्वर और क्लोरीन गैस में। इसका यूज फोटोग्राफी वगैरह में किया जाता है, जो एक एग्जाम्पल है फोटोलाइसिस का। यानी कि इसमें लाइट एनर्जी यूज होगी डिकम्पोजिशन के लिए। नेक्स्ट हमारा टाइप है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें कि हीट रिलीज होती है, प्रोडक्ट बनने के साथ साथ इसमें हीट भी रिलीज होती है। एग्जाम्पल ले ले, कार्बन प्लस में ऑक्सीजन, तो जब ये दोनों मिलकर प्रोडक्ट बनाता है तो ये बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में यहाँ से रिलीज होती है हीट। तो जब किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी मिले उसे हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब रिएक्शन में प्रोडक्ट के साथ में, यानी कि रिएक्टेंट है, इन्होंने मिलकर प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट के साथ में यहाँ से क्या मिला, हीट, तो इसे हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब इसके बाद नेक्स्ट है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक क्या होता है, जस्ट एक्सोथर्मिक के ऑपोजिट। इसमें क्या होता है कि अगर रिएक्शन को कंप्लीट कराना है तो रिएक्टेंट जो है वो अपने सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करता है, या फिर हम हीट दें या फिर वो खुद हीट को एब्जॉर्ब कर ले। तो इसके लिए एग्जांपल हो जाएगा नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस
जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है तो इसमें हीट ये एब्जॉर्ब करके फिर प्रोडक्ट बनाता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें प्रोडक्ट के साथ साथ में हीट भी वो निकला है यहाँ से, और इसमें देख सकते हैं कि जब रिएक्शन को कंप्लीट कराना है तो इसे हीट एक्सटर्नल दिया गया है, तो इसे हम कहेंगे एंडोथर्मिक, और इस रिएक्शन को कहेंगे एक्सोथर्मिक। नेक्स्ट है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, इसमें जो एक मोर रिएक्टिव जो एलिमेंट होता है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है, इसी को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग होता है ना कि एक को हटाकर दूसरा उसका जगह ले ले, यानी कि अगर हम एग्जांपल ले लें फेरस और कॉपर सल्फेट का, तो इस रिएक्शन में हम देखते हैं क्या होता है कि जो फेरस है, जो ये फेरस है, ये यहाँ से कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस करके इसकी जगह पे खुद आ जाता है, कॉपर फेरस सल्फेट बनाता है और यहाँ से अलग हो जाता है कॉपर। इसमें हम देखेंगे कि फेरस जो था इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस करके खुद उसके प्लेस पे चला गया, उसको हटा दिया है वहाँ से, और कॉपर अलग हो जाता है, इसे कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इस रिएक्शन में क्या होता है, जो कॉपर सल्फेट है इनिशियली इसका कलर ब्लू होता है, और जब ये फेरस सल्फेट बनाता है तो इसका कलर ग्रीन दे देता है, यानी कि ये जो होगा ये ब्लू कलर का होता है और ये ग्रीन कलर का। तो इसमें होता है सिल्वर नाइट्रेट, और ये जब रिएक्शन करता है सोडियम क्लोराइड के साथ में, तो ये प्रोडक्ट बनाता है सिल्वर क्लोराइड और साथ में सोडियम नाइट्रेट। तो यहाँ देखेंगे जो सिल्वर होता है इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे निगेटिव, मतलब ये पॉजिटिव आयन होता है निगेटिव आयन होता है, इसमें भी होता है ये पॉजिटिव आयन होता है निगेटिव आयन होता है। तो इसमें अब क्या होता है कि जो सिल्वर है ये पॉजिटिव आयन इस निगेटिव आयन के साथ जाता है और ये निगेटिव आयन इस पॉजिटिव आयन के साथ में जाता है, और यहाँ से नए कंपाउंड नए प्रोडक्ट बनते हैं। इसे कहा जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि इसमें देख रहे हैं दो बार डिस्प्लेसमेंट, एक बार सिल्वर यहाँ चला गया है और सोडियम दोबारा से यहाँ आ गया है, तो इसे कहा जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पे जो कंपाउंड्स होते हैं वो अपने आयन का एक्सचेंज कर रहे होते हैं, इसे कहा जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट का ही पार्ट है। न्यूट्रलाइजेशन जब एसिड और बेस में रिएक्शन हो उस टर्म में ज्यादा इसका यूज किया जाता है, एसिड और बेस के रिएक्शन में। यहाँ पे क्या होता है, जिसमें एसिड और बेस एक दूसरे के साथ में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद से वाटर एंड साल्ट बनाते हैं, इसे कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और ये ज्यादातर एसिड और बेस की ही रिएक्शन में टर्म में यूज होता है, और ये है एक टाइप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो अगर हम एग्जांपल ले लें, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि एक बेस है, दोनों अगर रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन करने के बाद से यहाँ से कंपाउंड बनता है सोडियम क्लोराइड और साथ में यहाँ से अलग होता है वाटर। ये होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जो एसिड है और बेस है ये दोनों एक दूसरे के साथ में रिएक्शन करते हैं और एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं, यानी कि इसके बाद से ना ही एसिड बचेगा ना ही बेस बचेगा, ये दोनों न्यूट्रल सब्सटेंस होते हैं। तो ये इसे कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और ये भी एक टाइप का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि इसमें हम देखें तो हाइड्रोजन जो यहाँ पे पॉजिटिव आयन के जैसा बिहेव करता है और सोडियम जो है ये भी पॉजिटिव आयन के जैसा बिहेव करता है। यहाँ पे क्लोरीन जो है निगेटिवली बिहेव करता है और हाइड्रोक्साइड जो है निगेटिवली करता है, और ये दोनों भी अपने आयन को एक्सचेंज करें। यहाँ देख सकते हैं सोडियम के साथ में क्लोरीन गया है और आगे हाइड्रोक्साइड के साथ में हाइड्रोजन गया है, तो यहाँ से ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है और ये टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, जिसमें कि ये दोनों अपने आयन को एक्सचेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, जब किसी रिएक्शन में किसी सब्सटेंस के साथ में ऑक्सीजन अगर ऐड हो रहा होगा, ऑक्सीजन अगर ऐड हो रहा होगा तो उसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। या फिर अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा होगा, यहाँ सल्फर के साथ में देख सकते हैं यहाँ H2S है, यहाँ से सल्फर जो है हाइड्रोजन यहाँ से अलग हुआ है, तो यहाँ पे सल्फर का हम कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन हुआ है, यानी कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसे कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और नेक्स्ट होता है, अगर किसी सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन अलग हो रहा है, अगर कहीं इलेक्ट्रॉन किसी सब्सटेंस से अलग हो रहा है, किसी भी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन अगर अलग हो रहा है, तो इसको भी हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही कहेंगे, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन,
रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये भी ऑक्सीडेशन, और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये तीनों अगर किसी भी सब्सटेंस में हो तो हम कहेंगे कि उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। नेक्स्ट है रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है कि किसी भी सब्सटेंस से अगर ऑक्सीजन अलग हो, यहाँ पे ऑक्सीजन होना चाहिए, अगर ऑक्सीजन अलग हो, यानी यहाँ देख सकते हैं जो पोटेशियम क्लोरेट है यहाँ से ऑक्सीजन अलग हुआ है, तो इसे हम कहेंगे रिडक्शन रिडक्शन, अगर ऑक्सीजन रिमूव हो, रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट है अगर हाइड्रोजन अगर ऐड हो, फिर भी इसे हम क्या कहेंगे, रिडक्शन। अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हो, इसे भी हम कहेंगे रिडक्शन। यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को अगर हम देखें तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं। इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, इसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है, इसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है, इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, इसमें रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है यहाँ पे, और इसमें एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो ये हम देख सकते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में मेन डिफरेंस क्या होती है। यानी कि ऑक्सीडेशन कहने का मतलब क्या है कि जब किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो, या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो, या फिर इलेक्ट्रॉन रिमूव हो, तो उसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन किसे कहेंगे, अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का रिमूवल हो, या हाइड्रोजन का एडिशन हो, या इलेक्ट्रॉन वहां से ऐड हो, तो इसी सबको हम इसको रिडक्शन कहते हैं। तो ये होती है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। नेक्स्ट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब जो सब्सटेंस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन कराने का काम करता है उसे हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो सब्सटेंस रिएक्शन में रिडक्शन कराने का काम करता है उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। ये बड़ा सिंपल सा टर्म है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है कि जो सब्सटेंस ऑक्सीडेशन कराएगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो रिडक्शन कराएगा वो रिड्यूसिंग एजेंट। एक एग्जाम्पल इसका हम लेते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें हम एक एग्जांपल लेंगे जिसमें दोनों हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों को देखेंगे। रेडॉक्स क्या होता है, जब किसी एक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ में हो तो उसे हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये रेडॉक्स जो है रिडक्शन से आया है, रेड, और ऑक्स जो है ऑक्सीडेशन से, मतलब ये बताता है कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ जब होती हैं उसी को कहा जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। और जहाँ भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होगा वहाँ पे रिडक्शन भी होगा, ये होता है। तो इसका अगर हम एग्जाम्पल लें तो कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करेगा तो यहां से बनता है कॉपर और अलग होता है यहां से वाटर। तो इसे हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अब इसमें देखेंगे रिडक्शन किसका हो रहा है। ये कॉपर ऑक्साइड यहां से अगर हम देखें तो यहां से क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहां से ऑक्सीजन निकला है, तो इसे हम कहेंगे कि इसका रिडक्शन हुआ है। आगे हम देख रहे हैं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के साथ में क्या हुआ है, तो हाइड्रोजन जो है इसके साथ में ऑक्सीजन ऐड हो गया है। ऑक्सीजन अगर ऐड हुआ है तो हम कहेंगे हाइड्रोजन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ है। अब एक चीज यहाँ ध्यान देने वाला है कि यहाँ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है तो किसके वजह से हुआ है, इसका हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन कौन कराया है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन ये कॉपर ऑक्साइड की वजह से हुआ है, तो इसको हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अगर ये कॉपर ऑक्साइड का अगर रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन हुआ है तो ये रिडक्शन किसके वजह से हुआ है, तो हाइड्रोजन की वजह से हुआ है, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट। इसके बाद से अब यहाँ हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब इस रिएक्शन में ध्यान से ये देखना है कि ये कॉपर ऑक्साइड है, इसका रिएक्शन में रिडक्शन हुआ है क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन था, यहाँ ऑक्सीजन नहीं, यहाँ ऑक्सीजन हट गया तो इसका रिडक्शन हुआ है। अब रिडक्शन हुआ है किसके वजह से, हाइड्रोजन की वजह से, तो हाइड्रोजन हो गया रिड्यूसिंग एजेंट क्योंकि इसने रिएक्शन में रिडक्शन का काम कराया है। इसके बाद है ये हाइड्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ है यानी कि इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो अगर ऑक्सीडेशन हुआ है, अगर ऑक्सीडेशन हुआ है तो ये
आई होता है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन हुआ है किसके वजह से? तो कॉपर ऑक्साइड की वजह से। तो कॉपर ऑक्साइड होगा यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जिसके वजह से ऑक्सीडेशन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसके वजह से रिडक्शन हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट। अब इसमें एक बात ध्यान देने वाला ये है कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं उनका खुद का हमेशा रिडक्शन होता है। इसमें ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसका क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। और जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं उनका ऑक्सीडेशन होता है। ये सबसे ध्यान देने वाला बात है इसमें कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं उनका हमेशा रिडक्शन होता है, और जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं उनका हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। नेक्स्ट है कोरोजन। तो ये कोरोजन क्या होता है ना कि इसमें जो मेटल वगैरह होती हैं ये अपने नेचर में यानी एटमॉस्फेयर में अवेलेबल जो एयर है, वाटर है और जो अदर जो केमिकल्स हैं उनके इफेक्ट की वजह से धीरे धीरे ना खुद को ही खत्म करने लगता है। उसी को कोरोजन कहा जाता है। इसमें क्या होता है? The phenomenon due to which open surface of the metals are slowly eaten away by the reaction of air, water and chemicals। एयर, वाटर और जो केमिकल्स हमारे एटमॉस्फेयर में, उन्हीं के वजह से जो मेटल होती है उनके अपर सरफेस धीरे धीरे से खत्म होने लगते हैं रिएक्शन करके। इसी को कहा जाता है कोरोजन। और कोरोजन जो होता है जब ये आयरन में होगा, आयरन में, तो इसे रस्टिंग कहा जाता है। आयरन में जो कोरोजन होता है इसमें इसको रस्टिंग कहा जाता है। और अगर हमें किसी मटेरियल यानी कि अगर आयरन है या फिर कोई और भी मटेरियल है, मेटल है, जिसे हमें कोरोजन से बचाना है तो उसके लिए क्या उपाय है? तो एक होता है पेंटिंग, उसे पेंट कर सकते हैं। तो अगर हम पेंट कर देंगे तो क्या होगा? वो एटमॉस्फेयर में जो केमिकल्स है, एयर है और मॉइस्चर है, इस सब से कॉन्टेक्ट इसका टूट जाएगा और जिसकी वजह से ये सब उस पर अपना इफेक्ट नहीं दिखा सकेंगे। नेक्स्ट है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजिंग का मतलब होता है ना एक मेटल की किसी और मेटल की ना ऊपर से कोटिंग कर देना, इसे गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। अगला है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये सभी 3 मेथड हैं जिसकी वजह से, जिसका यूज करके हम मेटल को कोरोड होने से बचा सकते हैं। ये मेथड है जिसकी वजह से कोरोजन को रोका जा सकता है। नेक्स्ट है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड में जो ऑयल और फैट होता है वो ऑक्सीडाइज होकर एक अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट देने लगता है। थोड़ा देर के बाद से खाना में क्या होता है, अगर फूड मटेरियल ऐसा है जिसमें फैट हो और ऑयल हो तो उसे ज़्यादा देर तक अगर हम खुला छोड़ दें, मतलब ऐसे ज़्यादा टाइम बीतने के बाद से वो उसमें जो फैट और ऑयल है वो ऑक्सीडाइज होने लगता है, और ऑक्सीडाइज होकर एक अनप्लीजेंट टेस्ट और स्मेल देता है। इसी प्रोसेस को रेंसिडिटी कहा जाता है। मतलब वो फूड मटेरियल खाने लायक नहीं रहता है, टेस्ट वगैरह खराब हो जाता है उसका। और इसे बचाना है, अगर फूड मटेरियल को रेंसिडिटी से बचाना है तो क्या क्या मेथड हो सकती है? तो फर्स्ट मेथड है कि जो फूड मटेरियल है उन्हें एयर टाइट कंटेनर में रखा जाए, यानी ऐसे कंटेनर में रखा जाए, ऐसे बर्तन में जो कि बंद हो। अगला क्या है? उसे रेफ्रिजरेट किया जाए लो टेम्परेचर, मतलब फ्रिज के अंदर रखा जाए। तो देखें वो जनरली खाना वगैरह जो होता है फ्रिज में रखने में ज़्यादा देर तक नहीं खराब होता है। नेक्स्ट है ऐसे पैकेट में पैक किया जाए जिसमें नाइट्रोजन गैस भरी हो। चिप्स कुरकुरे वगैरह इसका एग्जांपल है, जो भरा होता है उसमें गैसेज जो होती है वो नाइट्रोजन गैसेज होती है। और नाइट्रोजन गैस क्या है? एक इनर्ट गैस के जैसा बिहेव करता है नाइट्रोजन गैस, जिसकी वजह से वहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं होता है और वो फूड मटेरियल ज़्यादा दिन तक खराब नहीं होती है। नेक्स्ट है बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं उनको ऐड करके, यानी ये एंटीऑक्सीडेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं होने देते हैं, ऑक्सीजन को कंबाइन नहीं होने देते हैं, उन्हीं को एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है। तो ये मेथड है जिसका यूज करके हम रेंसिडिटी को कम कर सकते हैं या रोक सकते हैं।